मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इतिहास में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहली हवाई जहाज की उड़ान भरी थी, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनसे पहले जूल्स हेनरी गिफार्ड नामक शख्स ने 1852 में पहली ऊर्जा युक्त और नियंत्रित उड़ान के लिए हवा से हल्का एयरक्राफ्ट उड़ाया था। हालांकि उन्हें स्टीम इंजेक्टर का आविष्कार करने से ख्याति प्राप्त हुई थी, लेकिन इससे पहले आज ही के दिन यानी 24 सितंबर 1852 को पेरिस में उन्होंने पहले यात्री हवाई जहाज की उड़ान भरी थी। उन्होंने इस विमान को एक सिगार के आकार के हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे से उड़ाया था। उनकी उड़ान की गति 5 मील प्रति घंटा थी। हालांकि उस उड़ान में तेज हवा का भी बहुत योगदान रहा, लेकिन सफल उड़ान की वजह से इस दिन को फर्स्ट प्रैक्टिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द स्काईज बोला जाता है। इससे पहले कई लोगों ने हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों का निर्माण करके उड़ाया था, लेकिन गुब्बारों का हवाई जहाज बनाने के लिए दोनों संचालन शक्ति का स्रोत और दिशा बदलने के माध्यम की जरूरत थी, जिससे इंसान कभी भी उड़ान भरने में सक्षम हो पाए। पहली बार बने वायुयान को डिरिजिबल बलून्स बोला जाता था। डिरिजिबल एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है स्टीयरेबल, यानी मोड़े जाने की क्षमता रखने वाला। 1850 में गिफार्ड ने अपने साथी फ्रेंच इंजीनियर जूलियन की प्रोपेलर वायुयान बनाने में मदद की, जो कि क्लॉकवर्क से संचालित किया गया, लेकिन ये उनका स्टीम पावर का ज्ञान था जिसको उन्होंने अपने वायुयान में इस्तेमाल किया। 1851 में उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ स्टीम इन एयरशिप ट्रेवल का पेटेंट अपने नाम हासिल किया। वो एक छोटा और हल्का स्टीम इंजन जिसका वजन 250 पाउंड था बनाने में कामयाब रहे। हालांकि बॉयलर और कोक को जोड़ने से उसका वजन 400 पाउंड हो गया था, लेकिन तब भी गुब्बारे ने इंजन को आसानी से उठा लिया था। इंजन ने गुब्बारे के पीछे लगे एक 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर को चलाया था। हालांकि उस इंजन ने केवल 2200 वॉट्स की ऊर्जा उत्पन्न की थी, लेकिन उस उड़ान में ये पता चल गया था कि आगे एक नियंत्रित उड़ान भरने वाला जहाज बनाना संभव है। गुब्बारा खुद 43 मीटर लंबा था और उसके दोनों सिरे नुकीले थे। उसके नीचे त्रिकोण आकार का पतवार खड़ा था। वायुयान सफलतापूर्वक आज ही के दिन 1852 को पेरिस के हिपोड्रोम से लॉन्च हुआ, जिसने 27 किलोमीटर की हवाई उड़ान तय की। क्योंकि इंजन बहुत शक्तिशाली नहीं था, इसलिए गिफार्ड प्रबल हवाओं पर काबू पाकर वापसी की उड़ान भरने में समर्थ नहीं हो पाए। तब भी वो किसी तरह वायुयान को धीरे धीरे गोलाई में घुमाकर वापस ले आए, जिससे ये साबित हुआ कि स्थिर मौसम में भी नियंत्रित उड़ान भरना संभव है। जिमी, इस नाम से देश का हर क्रिकेट प्रेमी परिचित होगा। आज जब भी हम 1983 में भारत द्वारा जीते गए विश्व कप की फोटोज देखते हैं, तो कप हाथों में उठाए मोहिंदर अमरनाथ का मुस्कुराता चेहरा हमें सुनहरे गौरव की याद दिलाता है। दोस्तों, आज जन्मदिन है महान प्रतिभाशाली मोहिंदर अमरनाथ जी का, जिनका जन्म 24 सितंबर 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ के घर में हुआ था। लाला अमरनाथ क्रिकेट के धाकड़ खिलाड़ी माने जाते थे। मोहिंदर के अलावा उनके दूसरे बेटे सुरिंदर भी भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे।
और उनके सबसे छोटे बेटे राजेंद्र रणजी टीम के सदस्य रहे। मोहिंदर में अपने पिता का धाकड़पन और प्रतिभा दोनों गुण समान रूप से आए। मोहिंदर को जिस खूबी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है उनके द्वारा तेज गेंदबाजों का निडरता और बहादुरी से मुकाबला। ये वो दौर था जब इंडियन टीम के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेक देते थे। केवल गावस्कर जैसे चुनिंदा बैट्समैन ही मुकाबला कर पाते थे। मोहिंदर के दौर में विश्व क्रिकेट में एक से एक खौफनाक तेज गेंदबाज थे जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर बैट्समैन का दिल दहला देते थे। ये बॉलर विकेट लेने के अलावा बाउंसर फेंककर बैट्समैन के शरीर को चोटिल कर उनका मनोबल तोड़ देते थे। जिमी ने तेज गेंदबाजों के इस खौफ का डट कर मुकाबला किया और बजाय डक करने के हुक शॉट मारकर बॉलर का ही मनोबल तोड़ दिया करते थे। बाउंसर पर हुक करने की आदत ने कई बार उन्हें चोटिल भी किया। हुक शॉट एक ऐसा शॉट था कि जो काफी डेंजरस शॉट कहा जाता है और कई बार जो हमारे क्रिटिक्स थे क्रिकेट वाले जो वो लिखते थे कि ये मेरा एक बहुत खराब शॉट है, मैं उस पर आउट भी हुआ और कि मुझे नहीं खेलना चाहिए। बट मेरे फादर जो थे वो अपने टाइम के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, तो वो हमेशा एनकरेज करते थे कि नहीं, जो स्ट्रोक पे आपको रन मिलते हैं उसको कभी चेंज ना करो, जिस चीज के आपको मतलब की शोहरत मिलती है उसको बदलना नहीं चाहिए। मोहिंदर ने दिसंबर 1969 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट की शुरुआत की। अपने 20 साल के क्रिकेट करियर में उन्होंने 69 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 42.50 की औसत से 11 शतकों और 34 अर्धशतकों की मदद से 4,378 रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने 55.68 की औसत से 32 विकेट भी चटकाए। उनके द्वारा खेले गए 85 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 30.53 की औसत से 1,924 रन और 42.84 की औसत से 46 विकेट भी लिए। वनडे में उनका उच्चतम स्कोर 102 रन नॉट आउट रहा। 1982 और 83 उनके खेल जीवन का सुनहरा दौर था, जब उन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 5 पाकिस्तान के खिलाफ और 6 वेस्ट इंडीज के खिलाफ थे। इन 2 सीरीज में उन्होंने 1000 से ज्यादा रन ठोके। And 4 runs, he was into it really quickly and the crowd is taking evasive action down there. It was well hit really, and Jeff, as you did mention earlier on, he got into position rather quickly. Yes, he did. He does play that. 3 for 31, 17 to Amanat. Hook down to square leg, 4 runs. इस सीरीज में उन्होंने इमरान खान और मेलकम मार्शल जैसे तेज गेंदबाजी के सौदागरों से लोहा लेकर अपनी प्रतिभा और क्षमता की छाप छोड़ी। महान बैट्समैन सुनील गावस्कर ने अपनी पुस्तक आइडल्स में उन्हें द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड कहा। Mohinder Amanath is, for example, is one himself who, for the simple reason that the core of the Indian team today comes from the Hindi belt. And I think Jimmy would get along brilliantly with them. Not for a moment am I suggesting that he will not be able to, get get on with the guys who don't come from the Hindi belt. But the core group is from the Hindi belt, and I think it will be a lot easier for Jimmy to understand and interact with them, and also with the seniors. Apart from that, he's got this fabulous record of making comebacks. He knows what it is to be down and then still come back on top. मोहिंदर ने अपना पहला शतक विश्व की सबसे तेज पिच ऑस्ट्रेलिया की वाका में ठोका, जिसमें उन्होंने तब के तूफानी बॉलर जेफ थॉमसन का बहादुरी से मुकाबला किया। अपने समय के तेज बॉलर पाकिस्तान के इमरान खान ने अपनी पुस्तक ऑल राउंड व्यू में जिमी की प्रशंसा में कहा कि 1982 और 83 के सीजन में वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन थे। इमरान ने लिखा कि उन्हें 1969 में टेस्ट में पदार्पण करने के बाद से लगातार इंडियन टीम में होना चाहिए था। दोस्तों, इस बारे में इतना बता दें कि उन्हें कई बार टीम से बाहर किया गया, लेकिन हर बार घरेलू क्रिकेट में अपने दमदार प्रदर्शन से उनकी टीम में वापसी होती रही।
आइए जरा 1983 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं। फाइनल में जब वेस्ट इंडीज की धुआंधार गेंदबाजी के सामने इंडियन टीम महज 46 ओवर्स में 183 रन ही बना सकी, तब उन्होंने 83 बॉल्स में 26 रन बनाकर लंबे समय तक क्रीज पर टिककर अन्य बैट्समैन को खेलने का मौका दिया। वेस्ट इंडीज की कुशल बल्लेबाजी को देखकर 183 रन का लक्ष्य कुछ भी नहीं लग रहा था। सबको पूरा विश्वास था कि वेस्ट इंडीज लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत लेगी, लेकिन बाजी तब पलटती नजर आई जब अमरनाथ और मदन लाल ने 3-3 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी और उन्हें 140 के स्कोर पर ढेर कर दिया। इस तरह उनके इस खेल ने वेस्ट इंडीज का तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया। जिमी ने इस मैच में 7 ओवर्स में 1.71 की औसत से केवल 12 रन देकर फिर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हें ही मिला। मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मध्यम तेज बॉलिंग ऑलराउंडर से की और समापन बैटिंग ऑलराउंडर से किया। उनकी बॉलिंग एक अबूझ पहेली की तरह थी, जिसे अच्छे बैट्समैन के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था। आज उनके जन्मदिन पर क्रिकेट में नए युग की शुरुआत करने वाले इस महान बल्लेबाज को हमारी टीम, क्रिकेट प्रेमियों और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ छिड़े भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लगभग हर देशवासी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन ये जंग 2 श्रेणियों में बंट गई थी। पहली श्रेणी वाले हथियार इस्तेमाल कर अंग्रेजों को धक्का मार के बाहर फेंकना चाहते थे और दूसरे अहिंसा को हथियार बनाकर आजादी पाना चाहते थे। दूसरी श्रेणी के लोगों में आती थी नामी गिरामी पारसी सोराबजी फ्रामजी पटेल की बेटी भीकाजी कामा। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। भीकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी सोराबजी फ्रामजी पटेल पारसी समुदाय के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। भीकाजी की पढ़ाई मुंबई में अलेक्जेंड्रा नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में हुई। बचपन से ही वो एक होनहार छात्रा थी। वो शुरू से ही भारतीय क्रांतिकारियों से बड़ी प्रभावित रहती थी। एक बार सन 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जानलेवा बीमारी प्लेग ने धावा बोल दिया। भीकाजी ने लोगों की जान बचाने में बहुत मदद की और इस प्रयास में खुद को पूरी तरह उसमें झोंक दिया, मगर दूसरों की मदद करते करते वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। वो उनकी जान के लिए इतनी घातक हो गई थी कि उन्हें अपनी देखरेख के लिए यूरोप जाना पड़ा। 1902 में वो लंदन चली गई और सदा के लिए वहीं बस गई। लेकिन लंदन में रहकर भी उन्होंने आजादी की जंग जारी रखी। वहाँ उन्होंने दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इस दौरान वो कई देशभक्त छात्र और भारत के प्रति हमदर्दी रखने वाले अंग्रेजों के संपर्क में आईं। वहाँ उन्होंने कई सम्मेलनों में अंग्रेजों द्वारा भारत पर अत्याचार के बारे में भाषण दिए। वो चाहती थीं कि दुनिया भर को अंग्रेजी सरकार की क्रूरता का ज्ञान कराया जाए।
उन्होंने 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का तिरंगा झंडा फहराया। जर्मनी के बाद वो अमेरिका गई, जहां उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का बढ़ चढ़कर प्रचार किया। उनका पेरिस का घर कई क्रांतिकारियों का आश्रय भी बना। यहाँ तक कि फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन कहे जाने वाले लेनिन ने भी एक बार उनके घर आकर उनसे इन मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने वंदे मातरम नाम की मैगजीन में एडिटर के रूप में काम किया। अंग्रेजी जासूसों के दुनिया भर में छाने की वजह से इस तरह के काम बहुत मुश्किल होते थे, पर तब भी वो अपने मुकाम पर अटल रहीं। क्रांतिकारी मदनलाल धींगरा, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी याद में उन्होंने मदन्स तलवार नामक मैगजीन प्रकाशित की। इन दोनों मैगजीन्स को सरकार ने इंग्लैंड और भारत दोनों में बैन कर दिया था, पर चोरी छुपे उन्होंने इनको भारत भिजवा ही दिया। 1962 को इंडियन पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने उनकी याद में उनके नाम का टिकट जारी किया। आज इस निर्भय क्रांतिकारी के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। दोस्तों, कई कलाकारों को उनके जीते जी ख्याति नसीब में मिलती है, तो कईयों को उनके मरने के बाद उनके काम की सराहना पर मिलती है। ऐसे ही एक कलाकार थे फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड। F. Scott Fitzgerald was one of the 20th century's greatest writers. F. Scott Fitzgerald perfectly captured America in the 1920s. He's also known as the author of one of the greatest novels of all time, The Great Gatsby. फ्रांसिस एक अमेरिकन लेखक थे, जिनको उनके जीवन काल में एक औसत दर्जे का लेखक माना गया, लेकिन मरणोपरांत उनके काम को दुनिया भर ने सराहा। यहाँ तक कि उनके लिखे हुए उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी पर बनी इस नाम की हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो मुख्य भूमिका में है और अमिताभ बच्चन भी इसमें एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण चरित्र में नजर आए। Just the manner in which everything is brought together, the detailing, and the amount of time that is spent on getting it absolutely right, is just a lovely experience. The Great Gatsby आजकल कई स्कूलों में इंग्लिश कोर्स में भी पढ़ाई जाती है। फ्रांसिस का जन्म 24 सितंबर 1896 को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में सेंट पॉल शहर में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम यूएसए के नेशनल एंथम के लेखक फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा था। फ्रांसिस की शिक्षा न्यू जर्सी के न्यूमैन स्कूल में हुई। उन्होंने 1913 को 17 साल की उम्र में स्नातक खत्म किया। उसी वर्ष वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रिंसटन चले गए, लेकिन वहाँ मन न लगने की वजह से 1917 में कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद कुछ समय उन्होंने यूएस आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर सेवा की। इस दौरान उन्होंने अपना पहला उपन्यास द रोमांटिक इगोइस्ट लिखा। उन्होंने जब इसे छपवाना चाहा तो प्रकाशक ने ये कहकर मना कर दिया कि उपन्यास को 1-2 बार रिवाइज करने की जरूरत है। 1919 में आर्मी छोड़ने के बाद वो न्यूयॉर्क में बस गए, जहां उन्होंने द रोमांटिक इगोइस्ट का रिवीजन किया। ये उपन्यास मार्च 1920 में दिस साइड ऑफ पैराडाइज के नाम से प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास फ्रांसिस के सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के लिए शॉर्ट स्टोरीज लिखनी भी शुरू कर दी थी। दिस साइड ऑफ पैराडाइज के प्रकाशित होने के बाद उन्होंने अपनी प्रेमिका ज़ेल्डा सेयर से शादी कर ली। ज़ेल्डा पहले उनकी मंगेतर रह चुकी थी, लेकिन फ्रांसिस के आर्थिक रूप से समर्थ न होने की वजह से उन्होंने सगाई तोड़ दी थी। दिस साइड ऑफ पैराडाइज के प्रकाशित होने की वजह से उन्होंने उनसे शादी करने के लिए दोबारा हामी भर दी। This Side of Paradise was an immediate bestseller and made him incredibly wealthy.
A week after the novel was published, he felt comfortable asking Zelda to marry him, and they eventually had a daughter, Frances Scott Fitzgerald. It was the novel of the period, 1920, the beginning of what we call, and he called the Jazz Age. And it said that the initial printing in the first year or two sold over 50,000 copies, which was an enormous amount. 1924 में फ्रांसिस अपने परिवार के साथ फ्रांस घूमने गए, जहां उन्होंने अपना सबसे लोकप्रिय उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी लिखा। अगले वर्ष अप्रैल में द ग्रेट गैट्सबी प्रकाशित भी हो गया। वो 1925 में अमेरिका वापस आ गए। ज़ेल्डा की धीरे धीरे मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उन्हें समय समय पर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। 1937 में फ्रांसिस की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें MGM स्टूडियो में स्क्रीन राइटर की नौकरी मिली। लेकिन 3 साल बाद ही उनकी दिल का दौरा पड़ने पर मृत्यु हो गई। वो तब सिर्फ 44 साल के ही थे। आज फ्रांसिस के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। दोस्तों, समाज में डॉक्टर का बहुत बड़ा स्थान है। लोग डॉक्टर को भगवान के बाद सम्मान देते हैं और जो लोग बीमार होते हैं वो तो उन्हें भगवान ही मानते हैं। जीवन भगवान देते हैं और इस जीवन की रक्षा डॉक्टर करते हैं। आज चिकित्सा विज्ञान अपने ज्ञान के उच्चतम शिखर पर है। अगर आज कुछ खोजना बाकी रह गया है तो वो है अमरता की खोज। कुछ सदियों पहले चिकित्सा विज्ञान पिछड़ा था और अज्ञान के कारण मनुष्यों का इलाज करना मुश्किल था। डॉक्टर्स के पास ये जानने का साधन ही नहीं था कि मरीज की बीमारी क्या है। दोस्तों, बीमारी का पता लगाने की जिम्मेदारी मेडिकल साइंस की एक शाखा फिजियोलॉजी की है। आज फिजियोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली है कि शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है और कौन से अंग सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब फिजियोलॉजी के साइंटिस्ट ने संभव कर दिखाया है। डॉक्टर्स के लिए अब महज दवाइयाँ देना और शल्य चिकित्सा करना बाकी रह गया है। फिजियोलॉजी के साइंटिस्ट अनसंग हीरो की तरह काम करते हैं। आज हम इसी क्षेत्र के भारतीय साइंटिस्ट अवतार सिंह पेंटल का जिक्र कर रहे हैं। अवतार सिंह पेंटल का जन्म 24 सितंबर 1925 को मोगोक, बर्मा में हुआ, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। उनकी शादी आइरिस पेंटल से हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। उनकी सबसे बड़ी पुत्री डॉक्टर अनीता त्रिपाठी ने भी मेडिसिन की पढ़ाई की और किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज मुंबई में फिजियोलॉजी पढ़ाया। उनकी दूसरी पुत्री प्रीति पेंटल यूके में एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर हैं। वहाँ उनकी शिवानोवा नाम से एक कंपनी भी है। उनके पुत्र डॉक्टर गौतम पेंटल एक प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट है और उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर आशिमा आनंद पेंटल भी एक साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर अवतार पेंटल एक मेडिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूरो साइंसेज और रेस्पिरेटरी साइंस जैसे क्षेत्रों में शोध किया और इस क्षेत्र में उनकी भूमिका एक पथ प्रदर्शक जैसी थी। डॉक्टर पेंटल शुरू से ही मेधावी थे। उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने यूके में एडिनबरा में डॉक्टर डेविड विटिरेज की देखरेख में PhD की डिग्री प्राप्त की। 1953 में वो भारत वापस आ गए और यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नौकरी की शुरुआत की। बाद में वो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बने। उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डायरेक्टर जनरल बनाया। फिजियोलॉजी के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान सेंसरी रिसेप्टर के लिए सिंगल फाइबर टेक्निक का प्रयोग करना है। इस बारे में ज्यादा तकनीकियों में न पढ़कर इतना जान ले कि उनके बजाय सेंसर शरीर के अंदर नर्व, सेल, मसल्स इत्यादि की क्रिया प्रतिक्रिया की जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी सबसे प्रमुख खोज लंग्स का जे रिसेप्टर था। उनकी शोध को देश विदेशों में समान रूप से प्रशंसा की दृष्टि से देखा गया और उन्हें कई जगह ऑनररी डिग्री और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सबसे उल्लेखनीय बात ये है कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र को प्री पेंटल
और पोस्ट पेंटल के युगों में विभाजित किया गया। 21 दिसंबर 2004 को इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया से विदाई ले ली। मानवता के प्रति किए गए उनके कार्यों को आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। आज उनकी जयंती पर इस महान वैज्ञानिक को बहुत बहुत सलाम। तो फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।